स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द स्लैब्स। अप्रॉक्सीमेट डेप्थ द स्लैब की कैसे निकाली जाती है, इस वीडियो में हम उस पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो चलो सब शुरू करते हैं। अप्रॉक्सीमेट डेप्थ निकालने के लिए दो रूल है, और यानी कि दो क्राइटेरिया भी होते हैं। जो सबसे पहला होता है वह थंब रूल, यानी कि आप ऐसे ही लमसम ही आप उसकी डेप्थ निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है D इज इक्वल टू L/20 टू L/30। आप इसमें जो भी L यानी कि जो शॉर्टर स्पैन की जो LX यानी कि जो भी हमारे स्लैब का जो भी शॉर्टर स्पैन होता है उसे हम कंसिडर करेंगे L, और यह L लेते समय हमको mm में लेना है। और उसको डिवाइड अगर आप करते हो, सपोज हम आपने डिवाइड किया L/25 ने डिवाइड किया, जो भी आंसर निकलता है वह mm में निकलता है, वह डेप्थ हो चुकी होती है स्लैब की, वह अप्रॉक्सीमेट डेप्थ हो चुकी कंसिडर की जाती है डिज़ाइन करते समय स्लैब की। आप वन वे स्लैब के लिए आप L/20 भी रख सकते हो, और यहाँ पर आप टू वे स्लैब के लिए L/20 रख सकते हो, और वन वे स्लैब के लिए L/30। टू वे स्लैब की डेप्थ कम होती है अकॉर्डिंग टू वन वे स्लैब, क्योंकि वह बहुत डायरेक्शन लोड ट्रांसफ़र किया जाता है टू वे स्लैब में, इसलिए उसकी डेप्थ कम होती है अकॉर्डिंग टू वन वे स्लैब्स। अब जो सेकंड क्राइटेरिया देखेंगे हम, बाय डिप्लेक्शन। अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द स्लैब्स अकॉर्डिंग टू डिप्लेक्शन क्राइटेरिया। हम जब डेप्थ स्लैब की प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिप्लेक्शन क्राइटेरिया, तब हमको डिप्लेक्शन चेक नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वह डिप्लेक्शन चेक सेटिस्फाई यानी कि सेफ आता है। डिप्लेक्शन हमारा जो स्लैब हमने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू डिप्लेक्शन क्राइटेरिया, तब हमारा सेफ आता है डिप्लेक्शन चेक। जो भी हम डिप्लेक्शन चेक लेते हैं उसमें हमारा स्लैब सेफ आता है, जब हम अकॉर्डिंग टू डिप्लेक्शन क्राइटेरिया पर डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिप्लेक्शन क्राइटेरिया, अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द स्लैब इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव क्लियर स्पैन। इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव क्लियर स्पैन, यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह स्लैब है, उसमें ये जो बार है यह इसके सेंटर तक ही होता है इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि इस फेस से लेके इस बार के सेंटर तक होता है इफेक्टिव डेप्थ। और कवर, जो इफेक्टिव कवर होता है, इफेक्टिव क्लियर कवर जो होता है, इस बार के सेंटर से इस फेस तक वह होता है इफेक्टिव क्लियर कवर। तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ, ये जो D देख रहे हैं आप, यहाँ से इस बार के सेंटर तक, जो नीचे वाला बार है मेन बार, उसके सेंटर तक इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर्मूला यह D इज इक्वल टू LXE अपॉन L/D इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। LXE म्हणजे इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन होता है यह। LX इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन होता है, L/D स्पैन टू द डेप्थ रेशो। ये जो यह देख रहे हैं यहाँ पर L/D, वह स्पैन टू द डेप्थ रेशो, यहाँ पर L भी शॉर्टर स्पैन ही होता है। और जो मॉडिफिकेशन फैक्टर, वो भी हम आगे देखेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो चलो सबसे पहले इफेक्टिव स्पैन पेज नंबर 34 IS कोड 456/2000, यहाँ पर क्लॉज नंबर 22.2 में इफेक्टिव स्पैन आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ IS कोड ओपन करके, पेज नंबर 34 क्लॉज नंबर 22.2। यहाँ पर यह मैंने IS कोड है, आप इसे चाहे तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। IS 456/2000, यहाँ पर पेज नंबर 32 यहाँ पर आप देख सकते हैं। 31, 32 पेज नंबर, पेज नंबर 34 क्लॉज नंबर 22.2, पेज नंबर 34 क्लॉज नंबर 22.2 इफेक्टिव स्पैन। यहाँ पर आप IS कोड ओपन करके भी देख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर जो डाटा है वह मैंने यहाँ पर ले लिया है। दो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ मेंबर शैल बी एज फॉलोज। सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। इफेक्टिव स्पैन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब्स। तो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब्स, यहाँ पर मैंने इसका शॉर्ट में समझाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब्स शैल बी लेजर ऑफ द टू वैल्यू। ये जो L इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ जो भी है,
क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, और जो सेकंड वाली है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्टर, इस दो में से जो भी मिनिमम आता है लेज़र, इस दो में से जो भी मिनिमम आते हैं वह हम कंसिडर करेंगे एज अ इफेक्टिव स्पैन। अब आपको मैं यह समझाता हूँ कि L इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ कैसे ली जाती है। यहाँ पर मैं यह सब निकालता हूँ। यहाँ पर क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाला है यह स्लैब है और ये वाला बीम और दिस वन इज द अनदर बीम। तो इफेक्टिव स्पैन, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन, जो भी क्लियर स्पैन मीन्स इस वाली बीम से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी होता है वह होता है क्लियर स्पैन, और इफेक्टिव डेप्थ जो भी हमने सबसे पहले कैलकुलेट की होती है इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि यहाँ पर जो भी बार होता है मेन बार, इसके सेंटर तक हम इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करते हैं स्मॉल डी, उससे लेकर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। और जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्टर, यानी कि आप यहाँ ये वाला जो सेंटर है यहाँ से आप यहाँ तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्टर, इसमें से जो भी मिनिमम होगा आप उसे लिख सकते हैं एज अ इफेक्टिव स्पैन यूज़ कर सकते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब में। अब जब हमारा स्लैब कंटिन्यूस स्लैब हो तब हम क्या करें, इफ़ द विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज़ लेस देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, विड्थ ऑफ द सपोर्ट यानी कि बीम की जो भी विड्थ है वह अगर क्लियर स्पैन के 1/12 से भी नीचे हो तो इफेक्टिव स्पैन शैल बी यूज्ड। क्लॉज नंबर 22.2, हम इफेक्टिव स्पैन एज पर क्लॉज नंबर 20.2 इसी तरह हम इफेक्टिव स्पैन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर दूसरी कंडीशन है द सपोर्ट्स आर वाइडर देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, यानी कि सपोर्ट वाइडर यानी कि मोटा होगा सपोर्ट 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन से भी और 6 mm से भी ऊपर होगा, whichever is less the effective span shall be taken under the following condition। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला है for end span with one end fixed and other continuous, one end is fixed and other is continuous। in this case में clear span between the support center, clear span between the support, for the intermediate spans the effective span shall be taken as a clear span between the supports, हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी है for end span with one end free and other continuous, the effective span shall be equal to the clear span plus half of the effective depth of the beam or slabs। यानी कि हमने पीछे ही देखा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं half of the effective depth clear span plus half of the effective depth of the beam or slabs, the clear span plus half of the width of the discontinuous supporter whichever is less। थर्ड कंडीशन, in this case the span with roller और रॉकेट बेरिंग होगी, यानी कि सपोर्ट में अगर बेरिंग होगी तो इफेक्टिव स्पैन आप जो है सेंटर ऑफ द बेरिंग, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बेरिंग्स आप एज अ इफेक्टिव स्पैन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्लैब कैंटिलीवर स्लैब होगा तो आप यहाँ पर फेस ऑफ द सपोर्ट जो क्लियर स्पैन प्लस फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, जो भी क्लियर स्पैन है और जो इफेक्टिव डेप्थ है वह आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो फ्रेम सेक्शन होता है, इन द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस फ्रेम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शैल बी यूज्ड। अगर आप फ्रेम एनालिसिस करते हैं तब आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं एज ए इफेक्टिव स्पैन। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा जो भी स्लैब के नीचे सपोर्ट होता है यानी कि बीम जो होता है वह मैक्सिमम 300 mm से 400 mm तक ही होता है, 300 से 400 mm तक ही होता है। इसलिए आप जब भी इफेक्टिव स्पैन निकालते हो तब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही यूज़ करना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट ही यूज़ करके आप इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो अगली चीज़ है वह है स्पैन टू डेप्थ रेशो, L/D स्पैन टू द डेप्थ रेशो। पेज नंबर 39 IS 456/2000, पेज नंबर 39 पर आपको यह अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं
For slabs spanning in two direction, the shorter of the two span should be used for calculating the span to the effective depth ratio. यानी कि जो भी शॉर्टर स्पैन है वही यूज़ करना टू कैलकुलेट द स्पैन टू द डेप्थ रेशियो. जो भी स्पैन है यहाँ पर आप लेते हैं यल, वह शॉर्टर साइड ही लेना. फॉर टू वे स्लैब्स फॉर शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर with mild steel reinforcement, the span to the overall depth ratio given below may generally be assumed to satisfy the vertical deflection limit for loading class up to 3 kN per meter square. Simply supported slabs 35 continuous slabs उसके लिए यूज़ करने के लिए आप 40 यूज़ कर सकते हैं 40. फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफ्लेक्शन बार्स ऑफ ग्रेड FE415 द वैल्यू गिवन अबाउ शुड बी मल्टीप्लाई बाय 0.8. यह जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है 35 फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब यानी 40 फॉर कंटिन्यूस स्लैब, इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 को जब हम हाई डिफॉर्म बार यानी कि FE415 FE500 जब भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को हमको 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और यह जो क्राइटेरिया यह फॉर स्लैब के बारे में यह है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 39 पे. और एक क्राइटेरिया है फॉर बीम के लिए जो कि है पेज नंबर 37 IS 456/2000. वहाँ पर द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पॅन अप टू 10 मीटरसाठी IS कोड प्रोवाइड करता है यह स्पॅन टू द डेप्थ रेशियो. फॉर कॅन्टिलिवर स्लॅबसाठी 7, सिम्पली सपोर्ट स्टेड स्लॅबसाठी 20 और कंटिन्यूस स्लॅबसाठी 26. फॉर स्पैन अबाउट 10 मीटर द वैल्यू ऑफ ए यानी कि ये जो वैल्यू है उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बाय स्पैन इन मीटर्स. 10 बाय स्पैन इन मीटर्स, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बाय स्पैन इन मीटर. स्पैन की जो भी वैल्यू आप लेते हैं 3 मीटर 4 मीटर वह मीटर में लेनी पड़ेगी, और जो भी इसका आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब आपका जो भी स्पैन है स्लैब का वह 10 मीटर से भी ज़्यादा है, उस कंडीशन में यह यूज़ पड़ेगा. और आगे जो देखेंगे वह मॉडिफिकेशन फैक्टर. यह जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है हम अगले वीडियो में इसे देखेंगे.